ये जो देश के अंदर रहने वाले मुसलमान हैं ये तुम्हारे हैं भाई। तुम बड़े भाई हो, हम छोटे भाई हैं। अरे अगर आप राम हो तो हम भरत हैं। जाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूँ मैं। ये मैंने कभी होली नहीं खेली थी, लेकिन इस बार होली के रंगों में जब नफरत दिखाई दी तो मैंने खड़े होकर के कहा कि आओ भाई रंग लगाओ, रंग से कोई मोहब्बत होनी चाहिए, रंग के अंदर नफरत नहीं होती है। शाकुंभरी देवी माता का मंदिर है, वो हमारे पूरे ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी को छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर भारत के एक बहुत बड़ा तीर्थ है और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। ये लड़ाइयाँ, ये जंग, जितनी भी इतिहास उठा लीजिए सब सत्ता की हुई हैं, धर्म की कोई जंग नहीं है। सत्ता की जंग में इधर दूसरे धर्म के भी रहते हैं, इधर धर्म के भी रहते हैं। आप उठा लीजिए उधर की मिडिवल हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, सारी जंग सत्ता की तो है। मैं भी बहुत बड़ा राम भक्त हूँ, मैंने भी राम जी के लिए बहुत चौपाइयाँ कहीं रखो मुझे राम जी के ट्रस्ट के अंदर नहीं रखोगे ना। इफ्तार पार्टी करो न करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके मन साफ होना चाहिए। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, और आज हम जहां मौजूद हैं आपको बताएं कि इस वक्त जो है देश में तमाम मुद्दे चल रहे हैं। इस वक्त अगर बात की जाए तो रमजान का महीना है, लेकिन एक तरफ जहां वक्फ बिल को लेकर बहस चल रही है और दूसरी तरफ है कि यहां जो लगातार देश में जो सांप्रदायिक माहौल देखने को मिल रहा है, उन सब को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सांसद, सहारनपुर से चुनकर आने वाले इमरान मसूद साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी शुक्रिया, नमस्कार। इमरान जी, आपसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा, हाल के दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप इफ्तार पार्टी ना भी आयोजित करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपका मन साफ होना चाहिए, मन के अंदर आपके मैल नहीं होना चाहिए। इफ्तार पार्टी करो न करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके मन साफ होना चाहिए। आप जो देश के अंदर जो कुछ चल रहा है वो आपकी नाक के नीचे चल रहा है। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़े आपकी नाक के नीचे जा रहे हैं। वर्तमान पे आप बात नहीं करते, अतीत के विचारों को आप आगे कर रहे हो। वर्तमान पे तो बात करिए। दुनिया आसमान पे जा रही है, आप धरातल में पहुंचाना चाहते हो हमें, आप पाषाण युग में ले जाना चाहते हो। तो ये विचार करना होगा आपको कि देश के अंदर रहने वाले इतने बड़े समुदाय को आप साइड लाइन नहीं कर सकते। और अगर आप साइड लाइन करने का प्रयास करेंगे, मुख्य धारा से काटने का प्रयास करेंगे, तो वो देश पर बोझ होगा। ये वर्क फोर्स है, इस वर्क फोर्स को बर्बाद मत करो। अच्छा, अभी हमने देखा कि होली का त्यौहार था और आपने भी एक बहुत बड़ा आयोजन अपने संसदीय क्षेत्र में रखा, जिसको लेकर कई लोगों ने उसके कहा कि नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप कैसे देखते हैं? जाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूँ मैं। मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने वो काम किया जो हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है, मैंने वो काम कर रहा हूँ जो देश के लिए ज़रूरी है। देश की साझा संस्कृति, साझा विरासत को सहेजना ज़रूरी है। ये देश विविधताओं से भरा हुआ देश है और इसकी विविधताओं को एकता के सूत्र में पिरोना का काम संविधान ने किया। उस संविधान का संरक्षण, उस संविधान की रक्षा करना ज़रूरी है। मैं वो काम करूँगा जो देश के हित में होगा, जो समाज के हित में होगा। समाज से अगर नफरतें मिटानी है तो आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आपको दिल बड़ा कर करके आगे आना चाहिए। मैंने कभी होली नहीं खेली थी, लेकिन इस बार होली के रंगों में जब नफरत दिखाई दी तो मैंने खड़े होकर के कहा कि आओ भाई रंग लगाओ, रंग से कोई मोहब्बत होनी चाहिए, रंग के अंदर नफरत नहीं होती है। और उसका नतीजा हुआ कि इधर मेरी घर पर ख़त्म हुआ, 12 बजे होली मिलन ख़त्म हुआ और 2 बजे जामा मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर लोग फूल लेकर के, होली के होलियारे फूल लेकर के नमाजियों के ऊपर फूल बरसा रहे थे। ये है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नफरतों का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान मोहब्बतों का हिंदुस्तान है। सदियों से यहाँ लोग रहते हुए आए हैं मिलजुल करके। आप इनकी एकता को तोड़ने का जो काम और जो प्रयास हो रहे हैं वो अपने केवल राजनीतिक हित के लिए और राजनीतिक एजेंडे के लिए हो रहे हैं, जो सरासर देश के लिए खराब है। अच्छा, ये जो बात आप कह रहे हैं कि राजनीतिक एजेंडा, लेकिन ये बात तो उलेमाओं के जरिए सामने आई थी कि आप नफरत मिटाने वाली बात थी तो आप दूसरे तरीके से कर सकते थे। आपको किसने बताया कौन उलेमा थे? आपकी किसी उलेमा से बात हुई क्या? नहीं, हमने पूरा बयान सुना। नहीं, किसका बयान सुना आपने? इमाम साहब का छोटा भाई है वो, उसकी बेचारे का बयान क्या सुना आपने? आप ये, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोग्राम था, मैं पूरे हिंदुस्तान के जो टॉप मोस्ट उलेमा थे सब स्टेज पे था, मैं भी था स्टेज पर। तो आपको समझ में नहीं आया?
ये देश मोहब्बतों का देश है, नफरतों का देश नहीं है। ये नफरती चिंटू जितने भी हैं, चाहे वो इधर के हों या उधर के हों, ये दीमक की तरह देश को खा रहे हैं। और हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप में इतना दम नहीं है कि आप ईमानदारी के साथ अपनी बात कर सकते, तो राजनीति में रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अगर हम देखें कि हाल फिलहाल में जिस तरीके से विवाद हुआ, और ख़ास तौर से इतिहास को लेके के एक मूवी आई, उसके बाद औरंगजेब को लेकर चर्चा होने लगी कि एक पक्ष का कहना है कि आक्रांता था, दूसरे पक्ष ने कहा कि नहीं, कुछ चीज़ें ठीक भी थीं। आपने कहा कि आप इतिहास मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, क्योंकि सच्चाई बर्दाश्त नहीं होगी, तो इसलिए मुझे बात ही नहीं करनी है। लेकिन सच्चाई को स्वीकारने के लिए कम से कम इतिहास जरूर पढ़ें। इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता है, इतिहास अमिट है। जो कुछ आज ये हो रहा है, ये इतिहास के अंदर दर्ज होगा। जो आज नफरत फैला रहे हैं, उन्हें नफरत की निगाहों से आने वाली नस्लें देखेंगी। ये नफरत का देश नहीं है। ज्यादा दिन आप नफरत नहीं फैला सकते यहां। अच्छा, हम देखते हैं एक इमरान मसूद हैं जो लगातार अपने चुनाव प्रचार में कई चौपाइयाँ गा रहे थे, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उन चौपाइयों को लेकर विवाद भी हुआ था एक समय में चुनाव को लेकर। तो आखिर एक इमरान मसूद को जब हम देखते हैं, तो एक नेता के तौर पर आपको क्या लगता है कि क्या जिम्मेदारियां हैं? और आप जब कहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करूंगा, तो वो कैसे संभव है? मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात नहीं करूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, इतिहास के इतने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, और बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे उखाड़े जा रहे हैं, तो इसलिए बात करना बेकार है इसके ऊपर। इन चीज अच्छा, आप मुझे बताइए, इतिहास को पन्ने खोल करके आप किससे बदला लोगे? अरे अपने देश को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? ये जो देश के अंदर रहने वाले मुसलमान हैं, ये तुम्हारे हैं भाई। तुम बड़े भाई हो, हम छोटे भाई हैं। अरे अगर आप राम हो तो हम भरत हैं। भरत ने 14 साल तक राम जी के खड़ाऊ के ऊपर राज कर लिया था। तो ये देश जिस संस्कृति को मानने वाला है, उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होगी। बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी ये नफरत। जो लोग मेरे ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि साहब ऐसा थोड़ी ना कि इधर ही लोग हैं, उधर भी बहुत हैं जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, आज से 20 साल के बाद देख लेना क्या होगा। यही जो मैं कह रहा था, ये सच साबित होगी, और आप सबको आना ही पड़ेगा इसी लाइन पे। हम तो शुरू से, हमारी तो परवरिश इसी उसके अंदर हुई है। हम तो गंगा जमनी तहजीब के पढ़े हुए लोग हैं। हमने नफरतें नहीं सीखी हैं। हमें तो अगर हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो शहर के अंदर कोई शरारती बहुत थे, और शरारत करते तो शहर के अंदर कोई भी हमें पिटाई कर देता, चाहे प्रकाश हो, चाहे सरदार बलकार सिंह हो, कोई भी मार देता था, हमें थप्पड़ मार देते थे। हमारे माँ बाप ने कभी नहीं सिखाया कि वो चाचा हैं, ये चाचा हैं, चाचा ने मार दिया, खत्म। यही होता था हमारे यहाँ, ये संस्कृति थी। ये कहाँ से आ गए हिंदू मुसलमान नफरत? कहाँ थी? इसका कोई स्थान था? हर वक्त नफरत की बात करनी, हर वक्त नफरत की बात करनी। और क्या करोगे? नफरत करके निकाल दोगे क्या देश से? वो भी नहीं कर सकते तुम। फिर क्यों कर रहे हो नफरत? क्यों आपस में लड़ा रहे हो भाई? बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं, एक चीज़ आपने अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर उठाई, जिसकी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा भी हुई। शाकुंभरी देवी के नाम पर आपने सहारनपुर स्टेशन के नाम, इस देश के अंदर करोड़ों लोगों की अलग अलग आस्थाएं हैं। मेरे शाकुंभरी देवी माता का मंदिर है, वो हमारे पूरे ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी को छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर भारत के एक बहुत बड़ा तीर्थ है, और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। मैंने रेलवे स्टेशन के नामांकरण के लिए कहा, सहारनपुर शहर का नाम बदलने को नहीं कहा है। रेलवे स्टेशन का नाम माँ शाकुंभरी देवी रेलवे स्टेशन कर दिया जाए। एयरपोर्ट का नाम भी तो है, IGI है, चौधरी चरण सिंह है, सब सुभाष चंद्र बोस हैं, उन सब के नाम पे एयरपोर्ट के नाम नहीं है क्या? तो मैंने कहा रेलवे स्टेशन का नामांकन इस पे कर दिया जाए। देवबंद रेलवे स्टेशन का नामांकन मौलाना हुसैन अहमद मदनी, जिन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक चलाई, जिन्होंने जंग आज़ादी के अंदर जेलें काटने का काम किया, जिन्होंने लीड करने का काम किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब बंटवारा हो रहा था तो दीवार बन करके हिंदुस्तान के अंदर खड़े हो गए कि नहीं, हम लोग हिंदुस्तान के अंदर रहने का काम करेंगे। मैंने कहा उनकी याद में देवबंद रेलवे स्टेशन का नाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रेलवे स्टेशन कर दिया जाए। तो आप मुझे बताइए इसमें मैंने गलत क्या किया? इसमें गलत क्या किया? मुझे नहीं समझ में आता। हर बात के ऊपर क्रिटिसाइज लोगों को करना आदत हो गई है, तो करें। मैं तो जो मेरी समझ में सही आ रहा है मैं वो करूंगा।
अच्छा, एक चीज़ और हम देखते हैं कि खास तौर से कहा जाता है कि कई नेता हमेशा बिल्कुल उग्र बातें करते हैं और हमेशा बिल्कुल तीखे तल्ख तेवर होते हैं, लेकिन एक इमरान मसूद को जो हम देख रहे हैं कि वो गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे हैं, वो इस तरफ करते हैं, उनको समझाते भी हैं। तो क्या आप संदेश देते हैं यूथ को कि वो आने वाली पीढ़ियों की जिन पे जिम्मेदारी है वो क्या करें? नफरतें मिटाइए, मोहब्बतों से देश चलते हैं, नफरतों से नहीं चलते हैं। ये लड़ाइयाँ, ये जंग, जितनी भी इतिहास उठा लीजिए, सब सत्ता की हुई हैं, धर्म की कोई जंग नहीं है। जब इतिहास पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि धर्म की कोई जंग नहीं है, जंग तो सत्ता की है। सत्ता की जंग में इधर दूसरे धर्म के भी रहते हैं, इधर धर्म के भी रहते हैं। आप उठा लीजिए उधर की मिडिवल हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, सारी जंग सत्ता ही की तो है। सबके साथ हिंदू भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, इधर भी रहते थे, उधर भी रहते थे। ये ऑटोमन्स की उठा लीजिए, मंगोल्स की उठा लीजिए, तो सत्ता की जंग हुई है ये सब। ये सत्ता की जंग है। सत्ता की लड़ाई को आप धर्म का चश्मा हमेशा पहनाया जाता है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, धर्म शांति का नाम है, धर्म जीवन एक को दर्शन देने का नाम है, धर्म नफरत का नाम नहीं है। कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता, कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता। अच्छा, धर्म के अलावा अगर हम देखें, वक्फ बिल की आजकल लगातार आप उस पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी के भी में भी रहे जहां पर इस पूरे बिल को लेकर चर्चा हुई। हम देखते हैं कि कई सारे सूफी संत जो थे, सूफी जो लोग थे, अजमेर से जो लोग आए थे, वो इस बिल के समर्थन में थे। क्या कुछ अंदर डिबेट होती थी, उनके क्या तर्क होते थे? उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो तो दलाल है। वो तो दलाली करने के लिए आए थे भाजपा की। तो भाजपा टोपी लगाने से कोई सिर्फ मुसलमान के हक की बात करने वाले थोड़ी हो जाओगे। बहुत सारे दलाल हैं, एक इतनी बड़ी पगड़ी वाले भी आए थे बहुत सारे। उन्हें पता ही नहीं कुछ भी है, तो हो क्या रहा है। अरे आप आगे दलाली करने के लिए आपको भेज दिया बीजेपी के लोगों ने, पाठ पढ़ा करके वक्त बहुत अच्छा है, बर्बाद कर दिया इन्होंने वक्त को। देखिए, हमें संविधान के अंदर इस बात का संरक्षण मिला है कि हम अपने धार्मिक कृत्यों को आज़ादी के साथ निभा लें, हम अपनी संस्थाओं का प्रबंधन अपने आप करें। आपने उसके ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे हो। आप हमको क्या दूसरे ट्रस्ट में रखोगे बताओ? मैं भी बहुत बड़ा राम भक्त हूं, मैंने भी राम जी के लिए बहुत चौपाइयां खाई, रखो मुझे राम जी के ट्रस्ट के अंदर? नहीं रखोगे ना। कोई गैर सिख एसजीपीसी के अंदर चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जैनियों के तीर्थ के अंदर, दिगंबर तीर्थ के अंदर क्या कोई नॉन जैनी चला जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन मुसलमान के वक्त में आपको भेजने क्यों? तो ये जो लोग आए थे, या जो लोग कहते हैं कि समर्थन की बात कर रहे हैं, उन्हें बीजेपी की चमचागिरी करनी है। ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, आपने सारे कानून के अंदर शिथिलता दे दी कि जो कब्जेदार हैं वो मालिक बन जाएंगे कल। आपने प्रबंधन की बात तो करी नहीं कि प्रबंधन आप क्या करेंगे। आपने तो कुप्रबंध कर दिया उसका। 1995 का एक्ट अपने आप में मुकम्मल एक्ट था, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी किसी चीज़ की। नहीं, ये बात तो लगातार उठती है कि वक्फ की ज़मीनों और प्रॉपर्टियों पर कब्जे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कब्जे किए हैं। उनको लेकर आपका क्या आगे का प्लान है? सबको बाहर कर दो ना। वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप मान रहे हो, आप वक्फ की प्रॉपर्टी का प्रबंधन टोटल सरकार अपने हाथ में ले हैं। और सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट की थी, उस रिपोर्ट के अनुसार ले, तो मुसलमान को किसी पैसे की जरूरत कहाँ है? इतनी प्रॉपर्टी है, उसके किराए से आज की डेट में 25, 30, 50 हज़ार करोड़ की आमदनी हो जाएगी। इतना बजट भी नहीं केंद्र सरकार का मुसलमान के लिए है, इतना पैसा है। लेकिन आप उसको खुर्द-बुर्द करना चाहते हो, उसे ख़त्म करना चाहते हो। आपको मुसलमान के हाथ में ना तो कलम अच्छी लगती, ना मुसलमान के हाथ में कंप्यूटर अच्छा लगता। जब ये बात कही थी ना कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो, तो बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगा था कि हाँ भाई बहुत अच्छा है। कंप्यूटर जहाँ से मिलता है वहाँ की एड रोक दी, जहाँ माइनॉरिटीज़ को, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी वो रोक दी। तो ना कंप्यूटर अच्छा लगता है, ना कुरान अच्छा लगता है। तो आगे अब आपका क्या प्लान रहेगा इस पूरे? हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट से पास नहीं होने देंगे इसको, पार्लियामेंट में लड़ेंगे, पास नहीं होने देंगे। और इसको कोर्ट में जाना पड़ा, हम कोर्ट में भी जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी कुछ सवाल है मेरे। जब हम इमरान मसूद को देखते हैं, लंबे समय से हम आपको देखते चले आ रहे हैं, तो आप कई चुनाव दर चुनाव हारे, आपको बहुत चीज़ें आपने झेली, लेकिन अब जब 2024 में आप जीते,
तो कैसा वो माहौल था और आगे आप क्या समझते हैं कि आप जब एक लोकसभा के प्रतिनिधि के तौर पर अपने क्षेत्र में आए हैं और खास तौर पे उस स्थिति में आए हैं कि जब 2024 में सबसे कम माइनॉरिटी जो सांसद हैं उनकी संख्या 2024 में सबसे कम है, तो क्या जिम्मेदारी है आपकी? नहीं, मेरी जिम्मेदारी तो मैं निभा रहा हूँ, आप देख रहे हो, मैं तो हर चीज़ पे मुखरता के साथ बोल रहा हूँ। हम संविधान को बचाने के लिए आए हैं चुन करके, संविधान के रक्षा के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे कि संविधान की रक्षा हो। बाबा साहेब के, भीमराव अम्बेडकर के सपनों का जो देश है वो सपनों का देश बने, कि देश के सबसे गरीब व्यक्ति के हाथ के अंदर भी सत्ता की कुंजी रहे, सत्ता की ताकत रहे। तो हम तो उसी काम के लिए लगे हुए, उसी काम में लगे। हमें सब लोगों का समर्थन मिला। एक तरफ नारा लग रहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। दूसरी तरफ जय भीम जय संविधान का नारा लग रहा था। संविधान बचाने के लिए वो लोग साथ चल रहे थे। तो हम तो सबके, मैं सबका हूँ, मैं किसी एक का नहीं हूँ। मुझे सबने वोट दिया और मैं सबका हूँ और सबकी बात करूँगा। अच्छा, आपके चुनाव प्रचार में आखिरी के दिनों में खुद प्रियंका गांधी प्रचार के लिए आई थी। हम उस रोड शो में देखते हैं कि आप प्रियंका गांधी गाड़ी के ऊपर प्रचार भी कर रहे थे। वो जो मोमेंटम बना 2024 में, जब राहुल गांधी ने स्पीच दिया, आपने कहा था कि अब जो मोमेंटम बना है बिल्कुल आगे तक जाएगा और अब आने वाला समय कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों का है। लेकिन जब हम देखते हैं हरियाणा चुनाव में नुकसान हुआ और आपके सहयोगी जो सीटें मांग रहे थे, देश से ईवीएम को हटा दीजिए, सब नुकसान खत्म हो जाएंगे। ईवीएम जिंदाबाद हो रही है। महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव धक्के से ईवीएम से जिताया गया है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ इमरान मसूद, जिन्होंने अपनी तमाम बातें कहीं, तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी कि आखिर वक्फ बोर्ड को लेकर आगे क्या प्लानिंग है। और बड़ी बात उन्होंने जो कही है कि हम जो चुनकर आए हैं, जो लोगों के नुमाइंदे हैं, जो संसद में आवाज़ उठा रहे हैं, वो सबकी आवाज़ उठा रहे हैं और यहाँ हम किसी एक के नहीं हैं और सबके हैं और सबका काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ खास तौर पर सांसद सहारनपुर से इमरान मसूद साहब। देखते रहिए, मैं आपके साथ मोहित सिंह कुशवाहा, देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।